वेलकम बैक टू साई एमपी क्लासेस। साई एमपी क्लासेस में मैं दैनिक कुशवाहा आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, साई एमपी क्लासेस एक लीडिंग चैनल है और ये आप सभी लोगों तक फ्री एजुकेशन जो है प्रोवाइड करा रहा है। तो आप लोगों का बस यही दायित्व है दोस्तों कि जितने भी जो लोग पढ़ना चाहते हैं और किसी कंडीशन की वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आप उन तक हमारी क्लासेस जो है पहुंचाइए। हमारा सिर्फ यही धर्म है कि जो लोग पढ़ना चाहते हैं हम उनको पढ़ाएं, बस हमारा यही एक मोटिव है। तो दोस्तों, अगर आपसे एक बात और बोलना चाहूँगा, अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और उसी के साथ साथ अगर आपको क्लास पसंद आते हैं तो आप क्लास को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो है इसे शेयर भी कर दीजिए। तो जैसा कि आपको पता है, 6 माह से जो है मध्य प्रदेश पुलिस के एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो उसके लिए जो है मध्य प्रदेश का जो रहेगा बहुत ज़्यादा वेटेज रहेगा। तो आपको मध्य प्रदेश जी के बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है और अच्छे तरीके से उसे याद करना है। तो चलिए, कुछ प्रश्न जो है मैं लेकर आया हूँ, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं और आज की क्लास जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है दोस्तों। चलिए देखते हैं अपना पहला प्रश्न क्या है। तो देखिए, आपके सामने एक प्रश्न है। आपसे कई बार आपने देखा होगा इस प्रश्न को, लेकिन ये प्रश्न थोड़ा सा कुछ अलग है। प्रश्न क्या है? कौन सा जिला मध्य प्रदेश का चेरापूंजी कहा जाता है? आपसे क्या पूछा गया है? कौन सा जिला, क्या पूछा गया? कौन सा जिला मध्य प्रदेश का चेरापूंजी कहा जाता है? इसका पहला ऑप्शन है अलीराजपुर, दूसरा ऑप्शन है झाबुआ, तीसरा है इंदौर और चौथा क्या है? इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, अगर आप ऑफलाइन क्लास देखते हैं तो आप क्या करेंगे, आप इस वीडियो को यहाँ पॉज कीजिए और इसका उत्तर कमेंट कीजिए और फिर बाद में देखिए मैंने इसका उत्तर क्या बताया। तो देखिए, मैं आपको इसका उत्तर बताता हूँ। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका उत्तर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? अलीराजपुर। तो अलीराजपुर को जो है मध्य प्रदेश का चेरापूंजी कहा जाता है। अब कुछ लोगों के मन में डाउट होगा, उन्होंने कहीं पढ़ा होगा कि सर हमने तो पढ़ा है पंचमढ़ी जो है इसे मध्य प्रदेश का चेरापूंजी कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको यहाँ मैं एक इम्पोर्टेंट जानकारी देना चाहूँगा। पंचमढ़ी को जो है इम्पोर्टेंट शहर, मतलब जो शहर, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है जिला, तो यहाँ पर क्या है? जिला। तो जिले के रूप में किसे लेंगे हम? अलीराजपुर को। अगर बात करें शहर की, तो शहर के रूप में हम किसे लेंगे? पंचमढ़ी को। आपको ये ध्यान में रखना है। मतलब क्या है? मतलब साफ साफ यही है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा शहर मध्य प्रदेश का चेरापूंजी कहा जाता है, तो आप बताएंगे पंचमढ़ी। और आपसे पूछा जाए कि कौन सा जिला मध्य प्रदेश का चेरापूंजी कहा जाता है, तो आप बताएंगे अलीराजपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए दोस्तों, आपके सामने एक प्रश्न है। क्या है पूछा गया है? ध्रुपद केंद्र मध्य प्रदेश में किस किस स्थान पर है? तो देखिए, पहली बात तो ये है कि ये ध्रुपाद नहीं है, ये क्या है? ध्रुपद है। ये आपको याद रखना है। ये ध्रुपद केंद्र मध्य प्रदेश में किस स्थान पर है? जिसका पहला ऑप्शन क्या है? जबलपुर, दूसरा ऑप्शन क्या है? भोपाल, तीसरा ऑप्शन है इंदौर, चौथा ऑप्शन क्या है? ग्वालियर। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है बिल्कुल करेक्ट है। मतलब क्या? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, तो भोपाल में जो है ध्रुपद केंद्र स्थित है। अब दोस्तों, बात करें इस प्रश्न की, तो ये प्रश्न जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये एमपीपीएससी में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, एमपीपीएससी से लेकर जेल प्रहरी और आपका एएनएम ट्रेनिंग, ये इन सभी एग्जामों में पूछा चुका है और शायद ये एमपी पुलिस के भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो एग्जाम के दृष्टिकोण से क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करें, थोड़ा सा इस प्रश्न को डिस्कस करते हैं दोस्तों। इसके ऑप्शन को डिस्कस करेंगे तो देखिए क्या है, जो भोपाल है, तो भोपाल जो है मध्य प्रदेश की क्या है? राजधानी है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब साथ ही साथ क्या है, आपसे पूछ लेते हैं कि भोपाल का स्थापना कब हुआ था? तो दोस्तों, भोपाल का जो स्थापना है 2 अक्टूबर 1972 में हुआ था। ये आप लोगों को बिल्कुल इसके बारे में पता होना चाहिए। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भोपाल का स्थापना कब हुआ था। तो भोपाल का स्थापना कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1972 में जो है भोपाल का स्थापना हुआ था। अब बात करते हैं दोस्तों ध्रुपद केंद्र की। किसकी? ध्रुपद केंद्र की बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो इसकी स्थापना जो है सन 1981 में हुई थी। कब हुई थी? सन 1981 में जो है इसकी स्थापना भोपाल में हुई थी। और यहाँ पर एक नाम मैं दोस्तों आप लोगों को बता देता हूँ, जो आपको नाम याद करना है। उनका नाम क्या है? उस्ताद उस्ताद अलाउद्दीन खान। ठीक है, ये नाम जो है दोस्तों आप याद कर लेंगे, उस्ताद अलाउद्दीन खान। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि उस्ताद अलाउद्दीन खान किससे संबंधित है, तो आप क्या बताएंगे? ध्रुपद केंद्र से ये है संबंधित है। और ध्रुपद केंद्र में क्या किया जाता है दोस्तों? तो यहाँ पर जो है ध्रुपद गायन सिखाया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
अब देखिए आपके सामने एक और प्रश्न है। प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? आपसे क्या पूछा गया है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? यहाँ पर देखिए दोस्तों अभ्यारण्य लगा है, ना कि राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको थोड़ा सा याद कर लेना है। देखिए अब यहाँ पर ऑप्शन क्या है, रालामंडल वन्य जीव अभ्यारण्य, सेकंड है बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य, थर्ड है करैरा वन्य जीव अभ्यारण्य, फोर्थ क्या है, कूनो वन्य जीव अभ्यारण्य। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मतलब कौन सा, रालामंडल वन्य जीव अभ्यारण्य जो है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। अब बात करें दोस्तों अगर रालामंडल अभ्यारण्य की, तो क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में है। और बात करें दोस्तों इंदौर की, तो इंदौर जो है मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी के रूप में भी इसे जाना जाता है। क्या? मध्य प्रदेश की व्यावसायिक। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, व्यावसायिक राजधानी के रूप में इंदौर को जाना जाता है। और अगर बात करें इंदौर की, तो इंदौर जो है दोस्तों खान नदी के किनारे पर जो है ये बसा हुआ है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है इंदौर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है, तो आप क्या बताएंगे? खान नदी के किनारे पर बसा हुआ है। और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार पूछा भी जा चुका है। और आपसे ये भी पूछा जा चुका है बहुत बार, रालामंडल वन्यजीव अभ्यारण्य कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? तो यहाँ मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर में ये फैला हुआ है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है। अब यहाँ पर दोस्तों एक क्वेश्चन और आता है, यहाँ पर मैंने पूछा सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है, तो यहाँ पर ये तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपसे पूछता हूँ मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? ये आप लोग जो है मुझे कमेंट में बताएंगे। ये आप लोगों का दायित्व है, आप लोग कमेंट में मुझे इसका उत्तर देंगे, फिर मैं आपको इसका सही उत्तर आप बाद में आपको कमेंट में रिप्लाई करके बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। और बात करें दोस्तों इस प्रश्न की, तो ये एमपी पुलिस में 2 बार पूछा जा चुका है। देखिए आपके सामने एक और प्रश्न है, और ये भी एमपी पुलिस में बहुत बार पूछा जा चुका है। देखिए प्रश्न क्या है, ग्वालियर किले का निर्माण किसने किया? मतलब क्या आपसे पूछा गया है ग्वालियर किले का निर्माण जो है किसने करवाया है, आपको इतना बताना है। देखिए पहला ऑप्शन है राजा सूर्यसेन, ये सूर्य नहीं है दोस्तों, ये क्या है, सूरज है। ठीक है, क्या है, सूरज, राजा सूरज सेन। ऑप्शन सेकंड है माधवराव जीवाजीराव सिंधिया। ऑप्शन थर्ड है महाराजा जीवाजीराव सिंधिया। ऑप्शन फोर क्या है, विजय राजे सिंधिया। अब दोस्तों आपको ये ऑप्शन सी और ऑप्शन बी में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। माधवराव और जीवाजीराव ये एक नाम है, ठीक है, क्या है, ये एक नाम है। ये आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर महाराजा है और वहाँ पर माधवराव है, तो ये दोनों अलग अलग हैं। अब बात करें अगर इस प्रश्न की दोस्तों, ये एमपी पुलिस में कई बार पूछा जा चुका है, और साथ ही साथ ये रिसेंट में भी जेल पहरी 2020 में जो एग्जाम हुए थे उसमें भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो देखिए अब मैं इसको आपका उत्तर बताता हूं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, राजा सूरज सेन। ठीक है, आपको क्या पता होना चाहिए, राजा सूरज सेन ने जो है ग्वालियर किले का निर्माण कराया। अब थोड़ा सा इसके बारे में मैं और जानकारी दे देता हूं दोस्तों। क्या है इसकी जो स्थापना वर्ष है, क्या है, 727 ईस्वी। ठीक है, 727 ईस्वी जो है इसकी स्थापना है। अब बाद में यहाँ पर देखिए क्या हुआ, यहाँ पर बाद में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जो यहाँ पर क्या है, सहस्त्रबाहु मंदिर है, तो आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि सहस्त्रबाहु मंदिर मध्य प्रदेश के किस किले पर बना हुआ है, तो आप क्या बताएंगे, ग्वालियर के किले पर जो है सहस्त्रबाहु मंदिर बना हुआ है। और आपसे एक और प्रश्न पूछा जाता है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, कौन सा दोस्तों, तेली का मंदिर। क्या पूछा जाता है आपसे, तेली का मंदिर कहाँ पर है, तो आप क्या बताएंगे, तेली का मंदिर जो है मध्य प्रदेश के ग्वालियर किले पर बना हुआ है। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। और दोस्तों अगर बात करें ग्वालियर किले की, तो इसे क्या क्या कहा जाता है, जिब्राल्टर ऑफ इंडिया, मतलब किलों का जिब्राल्टर इसे कहा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने लिख दिया है, किसी कोई भी कंफ्यूजन नहीं हुआ। जिब्राल्टर, भारत का जिब्राल्टर आप इसे कह सकते हैं, ठीक है, या जिब्राल्टर ऑफ इंडिया, इंग्लिश में जिब्राल्टर ऑफ इंडिया, हिंदी में भारत का जिब्राल्टर। देखिए अब इतना आपको पता चल चुका है इसके बारे में। अगर यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि जो ग्वालियर का किला था इस पर अंतिम शासक कौन रहा है, तो आप क्या बताएंगे, मराठा। क्या बताएंगे, मराठा जो है इनके अंतिम शासक रहे हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसका निर्माण किसने कराया था, राजा सूरज सेन ने कराया था। इसके बाद जो है इसे राजपूतों ने जीता, फिर इसे मुगल राजाओं ने जीता, और अंत में इसे जो है मराठाओं ने जीत लिया। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखिए दोस्तों आपके सामने एक और प्रश्न है, लंबा चौड़ा प्रश्न है, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपोर्टेंट है। क्या है, मध्य प्रदेश की किस नदी को अपनी मिट्टी और नाली का क्षरण करने के लिए जाना जाता है, जो कि प्रमुख पर्यावरणीय आपदाओं का कारण बनता है? तो देखिए इसका ऑप्शन ए जो है चंबल है, ऑप्शन बी क्या है, नर्मदा है, और ऑप्शन सी क्या है, बेतवा है,
और ऑप्शन डी क्या है, माही है। तो दोस्तों आपको इन सभी के बारे में पता होना चाहिए। अब मैं आपको यहाँ पर इसका सही उत्तर बताता हूँ। उत्तर क्या हो जाएगा, चंबल नदी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। मतलब क्या है, जो चंबल नदी है उससे क्या होता है, मृदा का अपरदन होता है। आपसे क्या पूछा, डायरेक्टली यही पूछा गया है, मिट्टी और नाली का क्षरण मतलब क्या है, मृदा अपरदन होता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और मृदा अपरदन जो है एक पर्यावरणीय समस्या है, जिससे क्या होता है, मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता होती है वह कम हो जाती है। मतलब जो उसका फर्टिलाइजन उसकी कैपेसिटी होती है वो उसकी जो है कम हो जाती है, और उसमें फसल उगाना जो है कठिन हो जाता है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों बात करेंगे चंबल नदी की, तो थोड़ा इसके बारे में और मैं आपको डिस्कस करके बता देता हूँ। तो देखिए, चंबल नदी का उद्गम स्थल क्या है दोस्तों, तो ये महू के जानापाप से निकलती है। कहाँ से, महू के जानापाप से। महू के जानापाप की पहाड़ियों से जो है इसका उद्गम होता है, ठीक है। और ये जो है अभी इसका उद्गम हो गया कहाँ से, महू की जानापाप की पहाड़ियों से। अब ये कहीं ना कहीं जाकर मिलेगी, तो ये कहाँ जाकर मिल जाती है, तो ये इटावा में जाकर जो है यमुना नदी में मिल जाती है, ठीक है। इटावा के पास जाकर यमुना नदी में मिल जाती है, और बाद में यमुना नदी जो है गंगा नदी में मिल जाती है। ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, जस्ट मैं नॉलेज के लिए आपको बता दिया। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है चंबल नदी से है, वह क्या है दोस्तों, देखिए मैं आपको बताता हूँ। आपसे कई बार पूछा जाता है चरमावती किसका पुराना नाम है, तो चरमावती जो है चंबल नदी का पुराना नाम है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पर स्टार लगा लीजिए। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा जाता है ये एग्जाम में, इसलिए आप इस पर जो है स्टार लगा लीजिए। और बात करेंगे दोस्तों इस चरमावती नदी मतलब चंबल नदी की, तो इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई जो है 1024 किलोमीटर है। अब यहाँ पर कुछ लोगों को डाउट होगा कि सर आपने पहले बताया था 965 किलोमीटर। तो दोस्तों क्या है, इसकी पहले जो पिछले सर्वेक्षण में जो इसकी लंबाई बताई गई थी वो कितनी थी, 965 किलोमीटर इसकी लंबाई जो है बताई गई थी। लेकिन जो करंट में सर्वेक्षण हुआ है उसमें जो है इसकी लंबाई 1024 किलोमीटर बताई गई है। तो वही मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है। अगर एग्जाम में 1024 नहीं आता है तो आप क्या लगाएंगे, 965 लगाएंगे। अगर एग्जाम में 965 नहीं आता है तो आप 1024 लगाएंगे। अगर एग्जाम में दोनों आता है तो आप 1024 ही टिक करेंगे, ठीक है। ये आप लोगों को मैंने जस्ट नॉलेज के रूप में बता दिया। चाहे तो आप इसे गूगल करके भी इसकी जानकारी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भगोरिया नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, आपसे क्या पूछा गया है, भगोरिया नृत्य जो है किस जनजाति से संबंधित है। और ये प्रश्न जो है रिसेंट में जेल प्रहरी का जो एग्जाम हुआ था 2020 उसमें इस प्रश्न को पूछा गया था। तो आप लोग ध्यान रखिए, ऐसे ही प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये कई बार एमपी पुलिस में पूछा गया है। देखिए मैं आपको बता दूं 2016, 15 और 2017 में ये लगातार 3 साल तक एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखिए इसका ऑप्शन क्या है, पहला है भील, दूसरा है गोंड, तीसरा है कोरकू, ऑप्शन 4 क्या है, बैगा जनजाति। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूँ। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट होने वाला है दोस्तों। कौन सा, भील जनजाति से जो है भगोरिया नृत्य संबंधित है, इतना आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। अब थोड़ा सा मैं दोस्तों आपको इस भील जनजाति के बारे में भी आपको मैं थोड़ा सा नॉलेज दे देता हूँ। देखिए क्या होता है, इनका जो एक मकान होता है, मतलब जैसे सभी लोग जो है मकान में रहते हैं, तो भील जनजाति का जो मकान रहता है उसे क्या बोला जाता है, मतलब इनका जो घर रहता है उसे क्या बोला जाता है, उसे कू बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, कू बोला जाता है। तो ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि इन निम्न में से भील जनजाति के मकान को क्या कहते हैं, तो उनके मकान को क्या बोलते हैं, कू बोलते हैं। या आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि कू जो है किस जनजाति से संबंधित है, तो कू जो है भील जनजाति से संबंधित है, उनके मकान को जो है या उनके घर को जो है कू बोला जाता है, ठीक है। और बात करेंगे दोस्तों भील जनजाति की, तो ये मध्य प्रदेश के आसपास, मतलब जो मध्य प्रदेश के निकटवर्ती राज्य हैं जैसे कि गुजरात हुआ, ठीक है, गुजरात है, महाराष्ट्र है और राजस्थान है, तो इनमें भी जो है ये भील जनजाति पाई जाती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसका एक और महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, ये अपने आप को जो है दोस्तों क्या है, राजपूतों का वंश मानते हैं, ठीक है। क्या मानते हैं, ये अपने आप को राजपूतों का वंश मानते हैं। कौन, भील। भील जो है अपने आप को राजपूतों का वंश मानते हैं। तो एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी जनजाति है जो अपने आप को राजपूतों का वंश बताती है, तो आप क्या बताएंगे, राजपूतों का वंश जो है भील अपने आप को बताते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम के दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थे इस प्रश्न के बारे में जो मैंने आपको बता दिए हैं। अगर कुछ और महत्वपूर्ण होगा तो मैं आपको डेली अपडेट कराता रहता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दोस्तों आपके सामने एक और प्रश्न क्या है, प्रश्न है अहिरे लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। अभी आपसे पूछा था भगोरिया, अब आपसे पूछा है अहिरे लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, भरिया, ये भरिया नहीं दोस्तों, ये भारिया होगा। क्या होगा, भारिया।
आप यहाँ पर याद कर लीजिए, थोड़ा सा भारिया, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, ह्यूमन एरर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर पहला क्या है, भारिया, सेकंड है सहरिया, और थर्ड है बैगा, और फोर्थ क्या है, भील। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मैंने अभी बताया था भगोरिया नृत्य के बारे में, तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ अहेरे नृत्य के बारे में। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट है, मतलब कौन सा, भारिया जनजाति से जो है अहेरा नृत्य संबंधित है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर इनके बारे में एक छोटी सी नॉलेज मैं आपको दे दूँ। एक है अहेरे, और एक क्या होता है इनका नृत्य है एक और, उसका नाम है सितरे। क्या नाम है उनका, सितरे। ठीक है, तो ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अहरे और सितरे जो है भारिया जनजाति से संबंधित लोक नृत्य हैं। अब देखिए दोस्तों, अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा भारिया जनजाति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बताने वाला हूँ, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए अब क्या होता है, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है बूढ़ा देव किस जनजाति से संबंधित है। तो क्या बूढ़ा देव, तो मतलब आपको मैं डायरेक्ट पहले बता देता हूँ। देखिए क्या होता है, इनके कुछ देवता होते हैं, उनके क्या है, नाम है। जैसे कि सभी के देवी देवता होते हैं, तो इनके भी कुछ देवी देवता हैं, उनके नाम क्या होता है। देखिए पहला नाम है इनका बूढ़ा देव, ठीक है, बूढ़ा देव। दूसरा है दूल्हा देव, ठीक है, दूल्हा देव। और तीसरा नाम है नाग देवता। क्या है, नाग देवता। ये इनके कुछ महत्वपूर्ण भगवान हैं, देवता हैं। इनके नाम क्या है, पहला है बूढ़ा देव, दूल्हा देव और नाग देवता, ये इनके भगवान हैं। और इनमें कुछ प्रचलित विवाह भी हैं। वे विवाह कौन कौन से हैं वे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एक विवाह है मंगनी विवाह। कौन सा है, मंगनी विवाह। और एक विवाह इनका लमसेना विवाह। लमसेना विवाह कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, लमसेना विवाह। और तीसरा कौन सा है, राजा वाजी विवाह। कौन सा, राजा वाजी, राजावाजी विवाह। तो इनके ये तीन जो है महत्वपूर्ण विवाह हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें से लमसेना विवाह बहुत बार पूछा गया है, और इधर से बूढ़ा देव और दूल्हा देव बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मतलब आपसे एग्जाम में पूछा जाता है दूल्हा देव निम्न में से किस जनजाति के देवता हैं, तो आप क्या बताएंगे, भारिया जनजाति के। अगर आपसे पूछ लेता है बूढ़ा देव किस जनजाति के, तो भी आप भारिया जनजाति बताएंगे। नाग देवता वो भी भारिया जनजाति से संबंधित है। साथ ही साथ मंगनी विवाह, लमसेना विवाह, ये जो है भारिया जनजाति से संबंधित हैं। तो ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। और बात करें दोस्तों अगर ऐसे प्रश्नों का, तो ऐसे प्रश्न ही जो है मध्य प्रदेश पुलिस में पूछे जाते हैं, क्योंकि क्या है कोई भी बंदा इतने डीपली नहीं पढ़ता है, इसलिए ऐसे प्रश्न बता दिए जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, और ये कुछ ऐसा खास नहीं है कि एग्जाम में आने लायक नहीं है, ऐसे ही प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं और ऐसे ही पूछे जाते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दोस्तों एक और प्रश्न आपके सामने खुलकर आ चुका है। प्रश्न क्या है, सतकंडा महल किस जिले में है। आपसे क्या पूछा गया है, सतकंडा महल जो है किस जिले में है, जिसका पहला ऑप्शन है अलीराजपुर, दूसरा है दतिया, तीसरा है छिंदवाड़ा, चौथा क्या है सतना। तो इसका सही उत्तर मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दतिया जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। मतलब क्या है, सतखंडा जो महल है वह कहाँ पर है, यह दतिया जिले में है। अब देखिए थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको और जानकारी दे देता हूँ दोस्तों। इस जो महल है इसका निर्माण किसने कराया था, सतकंडा महल का निर्माण तो ये कराया था वीर सिंह देव ने। इनका नाम मैं लिख दे रहा हूँ आपके सामने, वीर सिंह देव। इन्होंने जो है सतकंडा महल का निर्माण कराया था, इसलिए इस महल को जो है दोस्तों वीर सिंह महल या वीर महल के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश के दतिया जिले में जो है। अब यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एग्जाम में पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है 2013 में मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा था, तो वो था दतिया। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है, इसीलिए मैंने आपको बताया है। सन 2013 में मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो वो कौन सा है, दतिया। ये आपको पता होना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न क्या है, प्रश्न महत्वपूर्ण है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है। देखिए पहला ऑप्शन क्या है अलीराजपुर, दूसरा है दतिया, तीसरा है छिंदवाड़ा, चौथा क्या है सतना। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा इसके जो चार ऑप्शन है बिल्कुल गलत है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, निवाड़ी। निवाड़ी जो है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है, चाहे तो आप उसे क्षेत्रफल की दृष्टि से ले लीजिए, चाहे तो आप उसे जनसंख्या की दृष्टि से ले लीजिए। निवाड़ी जो है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। और बात करें दोस्तों अगर निवाड़ी जिले की, तो ये जो है टीकमगढ़ से अलग करके बनाया गया था। किस जिले से अलग करके बनाया गया था, टीकमगढ़ से।
तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब साथ ही साथ आपसे पूछ लेते हैं निवाड़ी जिले की स्थापना कब की गई। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा 1 अक्टूबर 2018 में। कब? 1 अक्टूबर 2018 में जो है निवाड़ी जिले की स्थापना की गई और उस समय यह मध्य प्रदेश का 52वें नंबर का जिला बना। ठीक है, 52वें नंबर का जिला बना, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैंने आपको इतना डिटेल में इसे बताया है। चलिए, अब दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आता है तो आप साई एमपी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या? साई एमपी क्लासेस। दोस्तों हमारा यही सपना है और हम यही चाहते हैं, जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं या उनके पास साधन अवेलेबल नहीं है, जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा है, गरीब है, उनके पास पैसा नहीं है पढ़ने का, लेकिन वे चाहते हैं कि हमें भी पढ़कर कुछ बनना है, तो वे दोस्तों हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए। हम दोस्तों आपको फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कराने वाले हैं। ठीक है, बस आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चलिए देखिए, प्रश्न क्या है आपके सामने। प्रश्न है मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले स्पीकर कौन थे। आपसे क्या पूछा गया है? मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले स्पीकर कौन थे। जिसका पहला ऑप्शन है पंडित कुंजीलाल दुबे, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर सीतासरण शर्मा, तीसरा ऑप्शन है ईश्वर दास रोहिणी, ऑप्शन 4 क्या है? काशी प्रसाद पांडे। तो दोस्तों मैं आपको इसका सही उत्तर बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। कौन सा? पंडित कुंजीलाल दुबे जो है मध्य प्रदेश के पहले विधानसभा स्पीकर रहे हैं। ठीक है, और ये प्रश्न जो है दोस्तों ये एमपीपीएससी में भी पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, एमपीपीएससी और एमपीएसआई में भी आया हुआ प्रश्न है और साथ ही साथ एमपी पुलिस में भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो आप लोग बिल्कुल इसे समझ लीजिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर एक तो पहले लगा हुआ है। ठीक है, क्या लगा हुआ है? पहले। और ऐसे प्रश्न स्टैटिक जीके के अंदर आते हैं जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी रिसेंट में दोस्तों मध्य प्रदेश से एक क्वेश्चन आया था, एनटीपीसी जो एग्जाम चल रहे हैं उसमें पूछा गया था निम्न में से कौन सा बांध जो है नर्मदा नदी पर नहीं बना है। तो दोस्तों नर्मदा नदी पर बना है, तो उसका सही उत्तर क्या था? सरदार सरोवर बांध, जो कि एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया था। एग्जाम की दृष्टि से ऐसी चीज़ें महत्वपूर्ण है, मैंने आपको पढ़ाए भी हैं, तो आप उन्हें जरूर याद कीजिए दोस्तों। ऐसा नहीं है ये मध्य प्रदेश के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये हर एग्जाम में पूछे जाने लायक क्वेश्चन है। चलिए इसे हटा देता हूँ मैं। देखिए, अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों पंडित कुंजीलाल दुबे जी की। ठीक है, तो ये जो है मध्य प्रदेश के पहले स्पीकर हैं। ठीक है, अब इनका कार्यकाल कितना रहा था वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इनका कार्यकाल जो है 1 नवंबर 1957 से लेकर कब तक रहा है दोस्तों? 7 मार्च 1967 तक जो है इनका कार्यकाल रहा है विधानसभा स्पीकर के रूप में। उसके बाद जो है इन्हें वित्त मंत्री बना दिया गया। ठीक है, 1967 में इन्हें जो है वित्त मंत्री बना दिया गया। तो आपसे दोस्तों देखो, ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, कैसे? 1967 में वित्त मंत्री कौन थे? तो आप क्या बताएंगे? पंडित कुंजीलाल दुबे। ठीक है, ये एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। देखिए दोस्तों, आपके सामने एक और प्रश्न है, महत्वपूर्ण है। पूछा गया है संध्या अग्रवाल किस खेल से संबंधित है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, हर एग्जाम में ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। खेल का एक प्रश्न पूछा जाता है जिसमें आपको कोई एक नाम दे दिया जाता है और पूछा जाता है ये किस खेल से संबंधित है। तो आपको ऐसे प्रश्न अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। देखिए, इसका पहला ऑप्शन क्या है? हॉकी, दूसरा है क्रिकेट, तीसरा है फुटबॉल, चौथा है वॉलीबॉल। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। मतलब क्या है? संध्या अग्रवाल जो है क्रिकेट से संबंधित हैं, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। अब मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, ये जो है भारतीय क्रिकेट टीम से संबंधित हैं और ये जो है उनकी कैप्टन भी रह चुकी हैं। ठीक है, भारतीय क्रिकेट टीम की ये जो है कैप्टन भी रह चुकी हैं। और इनका जन्म जो है कहाँ हुआ था दोस्तों? इनका जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। अगर बात करें मध्य प्रदेश में भी कहाँ हुआ था, तो ये मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आपसे डेट भी पूछ लेता है तो आप सन बता देंगे, 1963 में जो है इनका जन्म इंदौर में हुआ था। तो इतना आप लोगों को पता होना चाहिए, और ऐसे प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। आप चाहें तो प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिए, उनमें आपको ऐसे प्रश्न जरूर मिल जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दोस्तों, आपके सामने एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है। क्या है? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या है? नर्मदा, जो कि इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, नर्मदा जो है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के रूप में से जाना जाता है। अब बात करें दोस्तों नर्मदा नदी की, तो इसको जो है ये कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम स्थल क्या है? तो इसका उद्गम स्थल क्या है? अमरकंटक की पहाड़ी। ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ियों से ये निकलती है। ठीक है, अब ये कहीं से निकलती तो कहीं तो इसका जो है समागम होगा, तो ये कहाँ जाकर मिल जाती है? खंबाती खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है,
खंबात की खाड़ी, या आप इसे क्या बोल सकते हैं, अरब सागर। कई बार एग्जाम में अरब सागर आ जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पर खंबात की खाड़ी और क्वेश्चन मैंने अरब सागर लिख दिया है। अब देखिए दोस्तों, ये तो हो गया इसका उद्गम स्थल और समागम स्थल। अब यहाँ से आपसे पूछ लिया जाता है कि अगर इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई मध्य प्रदेश में कितनी है, 1077 किलोमीटर। कितनी है, 1077 किलोमीटर। कहाँ पर है, ये एमपी के अंदर है। और अगर बात करें भारत के अंदर, तो इसकी भारत के अंदर इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, इसकी है 1312, मतलब 1312 किलोमीटर। याद करने में आसान रहेगा, 1312 किलोमीटर। ठीक है। अब यहाँ से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो है नर्मदा नदी से पूछा जाता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है 31 नदियों, मतलब क्या है, 31 नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं। मतलब क्या है, विश्व में सबसे ज़्यादा नदियाँ अगर आपसे पूछा जाता है सबसे ज़्यादा सहायक नदियाँ किसकी हैं, तो आप क्या बताएंगे, नर्मदा नदी की हैं। और कितनी है, उनकी संख्या क्या है, उनकी संख्या है 31। मतलब 31 सहायक नदियों के साथ जो नदी है उसका नाम है नर्मदा, जो कि विश्व में इकलौती ऐसी नदी है जिसकी सर्वाधिक सहायक नदियाँ हैं। ठीक है। और भारत की यह दोस्तों 5वीं सबसे लंबी नदी है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब आपके सामने एक और प्रश्न है। प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश के मोहम्मद समीर दाद किस खेल से संबंधित है। अभी आपने क्या देखा था, संध्या अग्रवाल के बारे में। अब यहाँ पर पूछा गया है मोहम्मद समीर दाद किस खेल से संबंधित हैं, तो ये दोस्तों जो है हॉकी से संबंधित है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब आपके सामने एक और प्रश्न है। प्रश्न महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश की नदियों से संबंधित प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न में पूछा गया है मध्य प्रदेश की कौन सी नदी भारत की सबसे कम प्रदूषित नदी है। तो यहाँ पर मैं आपको इसका डायरेक्ट उत्तर बता देता हूँ। चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश की सबसे कम प्रदूषित नदी है, साथ ही साथ यह भारत की भी सबसे कम प्रदूषित नदी है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका पुराना नाम मैं आपको बता चुका हूँ, इसका पुराना नाम क्या है, चरमावती है। अब दोस्तों ऐसी चीज़ें एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आप लोगों का दायित्व बनता है, आप लोगों को क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करें और दबा के शेयर करें, और उन सभी लोगों तक पहुँचाएं जिनको हमारी क्लासेस की ज़रूरत है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आपके सामने प्रश्न है कालिदास समारोह कहाँ पर मनाया जाता है। तो आपसे पूछा गया है कालिदास समारोह जो है कहाँ पर मनाया जाता है, जिसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड उज्जैन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। मतलब क्या है, कालिदास समारोह जो है उज्जैन में मनाया जाता है। और बात करें दोस्तों उज्जैन की, तो उज्जैन जो है शिप्रा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। शिप्रा, या आप इसे क्या बोल सकते हैं, इसे आप छिपरा भी बोल सकते हैं। ठीक है, छिपरा या छिपरा नदी किनारे पर उज्जैन बसा हुआ है। और दोस्तों बात करेगा शिप्रा नदी की, तो इसका उद्गम स्थल क्या है, तो इसका उद्गम स्थल क्या है दोस्तों, काकरी वर्डी पहाड़ी। क्या है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, काकरी वर्डी पहाड़ी। और ये कहाँ पर है, ये इंदौर में है। ये भी आपको पता होना चाहिए, जगह आपसे पूछ लेता है तो इंदौर में है। और साथ ही साथ जो क्षिप्रा नदी है, तो इसे क्या है दोस्तों, इसे मालवा की गंगा भी बोलते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, मालवा की गंगा किसे बोला जाता है, तो ये जो है क्षिप्रा नदी को बोला जाता है। और बात करें अब दोस्तों कालिदास सम्मान की, तो इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत की गई थी 1956 में। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और 1979 मतलब 1979 में जो है इस यहाँ पर क्या है, कालिदास एकेडमी बना दी गई। कालिदास एकेडमी कहाँ पर है, उज्जैन में है। ठीक है। और इसकी स्थापना कब की गई, 1989 में जो है कालिदास एकेडमी की स्थापना की गई उज्जैन में। ठीक है। और उज्जैन में ही जो है महाकालेश्वर जी का मंदिर है, जो कि एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग है। तो ये जो है आप लोगों को पता होना चाहिए। और अगर कालिदास कालिदास समारोह की बात करें दोस्तों, तो ये जो है सांस्कृतिक समारोह है। ठीक है, सांस्कृतिक और साहित्यिक समारोह है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों आपके सामने एक और प्रश्न है, प्रादेशिक वित्त आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो ये मैं आपको बता दूं, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संविधान ऑप्शन क्या हो जाएगा, 243 आई में है। तो ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसे लिया है। उसका उत्तर भी मैंने आपको बता दिया है, 243 आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश वित्त आयोग का पहला कार्यकाल क्या था। आपसे क्या पूछा गया है, वित्त आयोग का पहला कार्यकाल क्या था। इसका ऑप्शन फर्स्ट क्या है, 1994 से 1999। ऑप्शन बी क्या है, 1995 से 2001। ऑप्शन सी क्या है, 1996 से 2000। और ऑप्शन डी क्या है,
1997 से 2002। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कौन सा, 1996 से 2000 तक। अब इसकी एक्चुअल डेट मैं आपको बता देता हूँ क्या है। 1 अप्रैल 1996 से लेकर कब तक, 31 मार्च 2000 तक। ठीक है, 2000 तक जो है इसका कार्यकाल रहा है। तो ये एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ये चूंकि ये एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न है। और ये कब पूछा गया है दोस्तों, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये एएनएम ट्रेनिंग और डेयरी फेडरेशन में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो दोस्तों क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। ये हमारा आज का लास्ट प्रश्न था। अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो आप क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।